ये भले ही सुनने में अजीब लगे, लेकिन हमारे सुपरमार्केट के अंदर भी साइंस को यूज में लिया जा रहा है और बहुत सारी खाने की चीजें जो हम खरीद रहे हैं वो साइंटिस्ट ने ही बनाई हैं और ऐसा कई सालों से हो रहा है। और जब मैं ऐसा कह रहा हूँ तो बात सिर्फ एक्स्ट्रा टेंडर स्टीक की नहीं हो रही, और भी बहुत कुछ है। अंधेरे में ग्लो करने वाले मीट से लेकर अजीब हाइब्रिड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आइए देखते हैं कुछ अजीब खाने की चीजें जो कि एग्जिस्टेंस में हम खुद लेकर आए। जहरीली पत्ता गोभी। ये बात हम सभी को मालूम है कि डेजर्ट स्कॉर्पियन बहुत जहरीले होते हैं, लेकिन ये जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे कि कई सालों से साइंटिस्ट यही जहर में हमें सब्जियों में मिलाकर दे रहे हैं। 1994 में ब्रिटिश साइंटिस्ट ने ऐसी पत्ता गोभी बनाई जिनमें स्कॉर्पियन का जहर था। सुनने में अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन ये सच है, और ये सब पॉसिबल हो पाया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जीएमओ की वजह से। एंड्रोक्टोनस ऑस्ट्रेलिस स्कॉर्पियन के जहर वाले जीन को साइंटिस्ट ने बैक्यूलो वायरस के डीएनए में मिला दिया। ये एक ऐसा वायरस है जो सिर्फ इंसेक्ट पर ही असर करता है, इसलिए इसे कैबेज ग्रोथ में यूज किया जाता है। फिर इस वायरस और जहर वाले मिक्सचर को कैबेज के ऊपर छिड़क दिया गया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जैसे कैटरपिलर जैसे इंसेक्ट ने इसे कैबेज लीव्स को खाया, इंसर्ट किए गए जहर ने अपना असर दिखाया और इसकी वजह से नर्व सेल डैमेज हो गई और इंसेक्ट को पैरालिसिस हो गया। और ऐसा और भी कुछ केसेस में तो ये भी हुआ कि इंसेक्ट मर गए। माना कि ये वायरस सुनने में बहुत ही डरावना लग रहा है, लेकिन ये कैबेज ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल सेफ है। कई रिसर्च में पाया गया है कि ये जहर मैमल्स पर कोई असर नहीं करता, इसका इफेक्ट सिर्फ इंसेक्ट्स पर होता है। लेकिन क्या आपका मन ऐसी सब्जी खाने को करेगा जिसमें जहर डाला हुआ? हाँ, ये बात और है कि उस पर सेफ होने का टैग लगा हुआ है, लेकिन अब आपको इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैबेज एक्सपेरिमेंट 90s में हुआ था और इसके बाद से इसकी कोई खबर सुनने में नहीं आई। और वैसे भी जब तक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसके सेफ होने पर कुछ नहीं बोलता, तब तक तो हम इस जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को हमारे सामने नहीं देख पाएंगे। हाँ, अगर आप ऐसे फूड देखना चाहते हैं तो और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। दी फ्रैंकेस्टाइन ट्री। अगर आपको एक फ्रूट सैलेड ट्री का कॉन्सेप्ट किसी सपने जैसा लगता है तो आपको फ्रैंकेस्टाइन ट्री के बारे में सुनना चाहिए। इसे 40 फ्रूट्स वाला ट्री भी कहते हैं। इस अजीब ट्री में एक साथ 40 अलग अलग तरीके के फ्रूट्स हैं। मजाक नहीं कर रहा। आर्टिस्ट सैम वैन एकिन ने यह कॉन्सेप्ट 2008 में बनाया है, जिसमें एक ही पेड़ पर पीच, प्लम, एप्रिकॉट और चेरीज जैसे अलग अलग फ्रूट्स हैं। और ऐसा उन्होंने चिप ग्राफ्टिंग नाम की टेक्निक से किया है। इस टेक्निक में एक ब्रांच को काट दिया जाता है और इसमें दूसरे किसी पेड़ की ब्रांच को टेप की मदद से जोड़ दिया जाता है। जब ये दोनों पीसेस जुड़ जाते हैं तो इनसे एक नई ब्रांच बनती है। 5 सालों के अंदर वैन एकिन ने चिप ग्राफ्टिंग की ही प्रोसेस से ऐसी 40 ब्रांच बनाई और जो भी डिफरेंट ब्रांच वैन ने चूज की उन सब में के क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज थीं। इनफैक्ट डिफरेंट क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की ब्रांचेस पर यह एक्सपेरिमेंट भी किया नहीं जा सकता, क्योंकि एक सेम जेनेटिक मटेरियल कॉमन ब्रीडिंग के लिए बहुत जरूरी है। वैन के ट्रीज ऑफ 40 फ्रूट अब पूरे यूएस में हैं और स्प्रिंग सीजन में इनमें व्हाइट और पिंक कलर के फूल भी खिलते हैं। और फिर टेस्टी फ्रूट्स तो हैं ही। मुझे नहीं पता वैन एकिन ने और क्या प्लान किया है, लेकिन ये उनका सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट है, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। जाल बुनने वाली बकरियां। हम सब ने स्पाइडरमैन और स्पाइडर हैम मतलब पीटर पार्कर के बारे में तो सुना ही है, और सुनने में चाहे कितना भी अजीब लगे, साइंटिस्ट ने सच में एक हाइब्रिड बकरी और मकड़ी बनाई है। ये बकरी मकड़ी की अजीब कहानी 2000 में शुरू हुई। इस टाइम में नेक्सिया बायोटेक्नोलॉजी में कनाडा साइंटिस्ट ने ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड बकरी बनाई जो कि एक मकड़ी की तरह सिल्क प्रोड्यूस कर सकती थी। मकड़ी का बनाया हुआ सिल्क स्टील से भी ज्यादा मजबूत और रबड़ से भी ज्यादा स्ट्रेचेबल होता है। इसी वजह से इसकी बहुत डिमांड रहती है, लेकिन किसी मकड़ी का सिल्क लेना इम्पॉसिबल है। इसलिए नेक्सिया के साइंटिस्ट ने मकड़ी से सिल्क बनाने वाला जीन लेके उसे बकरी के डीएनए में मिला दिया। इससे ग्लू जैसा प्रोटीन जिसे फाइब्रोइन कहते हैं वो बनता था। फिर इसे प्यूरिफाई किया जाता था, सुखाया जाता था और इससे माइक्रोफाइबर बनाया जाता था जो कि स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेचेबल होता था। ये बॉडी आर्मर, एयरबैग और ह्यूमन लिगामेंट रिपेयर करने में यूज में लाया जाता था। लेकिन कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहा है कि आखिर कैसे इस फाइबर को इस क्वांटिटी में बनाया जाए कि ये इजीली और सस्ते प्राइस में अवेलेबल हो जाए। इसीलिए स्पाइडर कोट को अपने आसपास के जू में देखने की उम्मीद मत कीजिएगा। अभी के लिए स्पाइडर हाइब्रिड का काम मार्वल पर छोड़ देते हैं। आंखों के लिए एक दावत। ब्रोकली और फूल गोभी दोनों ही हेल्दी हैं, लेकिन अगर आप इनसे बोर हो गए हैं तो क्यों ना कुछ हटके खाएं, जैसे कि ये दोनों एक ही में हैं। तो पेश है आपके सामने ब्रोको फ्लावर। आपके पास 2 चॉइस हैं। एक तो ये नॉर्मल फूल गोभी जो ऐसी लग रही है जैसे इसके बाल ग्रीन कलर से डाई कर दिए गए हैं, और दूसरा ये रोमेस्को प्लांट जिसका टेस्ट एकदम स्वीट ब्रोकली जैसा है। और ये दोनों ही ऑप्शंस इसलिए अवेलेबल हो पाए क्योंकि ब्रोकली और फूल गोभी दोनों ही क्रॉस पोलिनेशन के लिए परफेक्ट हैं। 16th सेंचुरी से ही इटालियन फार्मर्स
टमाटोस, ब्रोकली और फूल गोभी के बीज को मिला दिया करते थे। तो सवाल ये है कि रोमांस को ब्रोकली को अपना लुक कैसे मिला? जैसे जैसे ये पेड़ बढ़ता है तो मेरिस्टेम्स नाम के टिश्यूज जो कि टिप पर होते हैं वो सेल्स को डिवाइड कर देते हैं और इससे स्मॉल बर्ड्स बन जाती हैं। जब हम नॉर्मल ब्रोकली या फूल गोभी खाते हैं तो यही बर्ड्स खाते हैं, और अगर इनको हार्वेस्ट न किया जाए तो इनमें फूल भी उग जाते हैं। रोमांसको के केस में ऐसे ही बर्ड्स बन जाती हैं, लेकिन ये बाद में फूल नहीं बनती बल्कि ये स्टेम बन जाते हैं और बार बार डिवाइड होते जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्पाइरल शेप बन जाता है। नेचर भी कितना गजब का है भाई। अब स्पाइरल सनफ्लावर को ही देख लीजिए, ये ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए बड़ी अच्छी जगह है और ये एवोल्यूशन में बड़ा ही हेल्पफुल साबित होता है। और ब्रोको फ्लावर के केस में ये बड़ी ही अच्छी डिश बना देता है भाई। क्यूलिनरी क्रॉसब्रीड। अगर आप आलू और टमाटर को मिला दें तो क्या बनेगा? एक टोमेटो या पोटैटो, चाहे आप इसे कैसे भी देखें। इसका अंत तो फ्राइज और केचप पर ही होना है, लेकिन सुनने में चाहे कितना भी फनी लगे, पोटैटो सच में एग्जिस्ट करते हैं। पहली बार आलू और टमाटर को एक ही पेड़ में जर्मनी में 1970 में उगाया गया था। इन्हें 2010 में मार्केट में भी लॉन्च किया गया। इनका नाम रखा गया टोमेटोस। इसका रिजल्ट है टमाटर के ऊपर आलू का छिलका, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों साथ साथ जुड़े हुए हों। सैडली हम सिर्फ फोटोशॉप की ही मदद से ये क्रिएशन देख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट फनी लगता है, पर असल में टोमेटो में पोटैटो तो एक नॉर्मल आलू की तरह जमीन के अंदर उगता है, वहीं टमाटर ऊपर पेड़ पर उगता है। हाँ, मैं जानता हूँ ये दोनों प्लांट्स को मिलाना एक ऑड कपल जैसा लगता है, लेकिन इनको मैच करने का एक स्पेशल रीजन है। आलू और टमाटर भले ही एक दूसरे से अलग लगते हैं, लेकिन दोनों ही सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और रूल के लिए जो चीज जरूरी है कि दोनों ही प्लांट्स जेनेटिकली वो नीड या एक्सपेरिमेंट ने पूरी की है। इस केस में स्टेम को काट के अंडरग्राउंड पार्ट से जोड़ दिया गया था, तो केचप और फ्राइज वाले कॉम्बो के लिए आलू के पेड़ की जड़ पर कट लगाया गया था और फिर टमाटर के पेड़ से एक ब्रांच तोड़ी जाती है जिससे दोनों पेड़ साथ में उग सकें। टोमेटो को एक डबल क्रॉप प्लांट की तरह भी उगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ एक ही पेड़ पर दो सब्जियां उग जाती हैं। तो ये उन जगहों के लिए बहुत अच्छा है जहाँ स्पेस की कमी होती है, और हाँ, उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो फ्राइज और केचप के लिए मैकडोनल्ड नहीं जा सकते। ग्लो करने वाला मीट। कैंडल लाइट डिनर को तो भूल जाइए। सोचिए आपकी प्लेट में चमकता हुआ मीट हो तो 2006 में ताइवान के साइंटिस्ट ने एक बहुत ही डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जीन्स को पिग के डीएनए में मिला दिया, जिसका रिजल्ट बड़ा ही अजीब हुआ। इस केस में एक्वेरिया विक्टोरिया नाम की एक जेलीफिश से ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन या फिर शॉर्ट में GFP निकाला गया। इसकी वजह से जब फिश समुद्र के पानी में रहती है तो ग्लो करती है। फिर उन्होंने इस GFP को मॉडिफाई किया, जिसकी वजह से ये डबल ग्लो करने लगी। फिर साइंटिस्ट ने ज़ेगोट माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक से ये जेनेटिक मटेरियल फर्टिलाइज्ड पिग एग सेल में एक पतली सुई से डाल दिया गया। जब सेल डिवाइड हुई तो ग्रीन जीन भी डिवाइड हो गया और पिग की बॉडी की हर सेल में फैल गया, यहाँ तक कि पिग के हार्ट और इंटरनल ऑर्गन में भी फैल गया। लेकिन हर एक ने ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं अडॉप्ट किया और ग्लो अप का चांस 100 में से सिर्फ एक था। पर जिन पिग्स ने ये ग्लो अप फीचर अडॉप्ट कर लिया था, दिन में उनके दांत, आंखें और स्किन थोड़ी ग्रीन दिखाई देती थी, वहीं डार्क में वो रेडियो एक्टिव कार्टून कैरेक्टर की तरह ग्लो किया करते थे। इसके अलावा ये पिग्स एकदम नॉर्मल पिग्स की तरह हैं। 2013 में कुछ और साइंटिस्ट ने 10 और ग्लोइंग पिग्स बना दिए। ये भी पहले वाले पिग्स की तरह अंधेरे में ग्लो किया करते थे, लेकिन इन सब का क्या फायदा भाई? इन चमकीले प्रोटीन की वजह से पिग्स की बॉडी ग्लो करती है और इसकी वजह से इन्फेक्टेड ऑर्गन की हीलिंग को मॉनिटर करना आसान हो जाता है। ये इस रिसर्च में भी मदद कर रहा है कि आखिर ह्यूमन बेनिफिट के लिए कौन से जीन्स ह्यूमन बॉडी में मिलाए जा सकते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ मैन मेड सुपर पावर्स की ही बात कर रहा हूँ। आप इस एक्सपेरिमेंट के बारे में मोडली क्या सोचते हैं, ये मुझे कमेंट करके बताएं। रिसर्चर्स कहते हैं कि इन ग्लोइंग पिग्स का लाइफ टाइम एकदम नॉर्मल है, पर ग्लोइंग मीट प्लेट पर कैसा लगेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रिंटेड हॉर्सेस। आपने लैब ग्रोन मीट के ट्रेंड के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन ये ज्यादातर बीफ ही होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि रशियन और हंगेरियन के लिए स्ट्रेंज मीट भी प्लेट में आने वाला है। 2019 में आर्ट मीट नाम की एक स्टार्टअप कंपनी हॉर्सेस का यूज हाई प्रोटीन और लो फैट मीट बनाने में करने लगी। चौंकाने वाली बात यह है कि लैब मेड मीट वेगन ऑप्शन नहीं है, बल्कि रियल एनिमल मीट ही है। आइए देखते हैं कि ये कैसे बनता है। साइंटिस्ट एनिमल मसल सेल कल्टीवेट करते हैं और इन पर स्टिक और फ्लेट्स का 3D प्रिंट करते हैं। असली एनिमल के केस में ब्लड वेसल, टिश्यूज, मसल सेल्स सब होता है और फिर आपको इनको ही पालना पड़ेगा और फिर फाइनली आपको उन्हें खाने के लिए मारना भी पड़ेगा। वहीं लैब मीट में साइंटिस्ट ऑक्सीजन रिच लिक्विड मीडियम की मदद से लिविंग एनिमल की बॉडी से सेल्स निकालते हैं और इस एक्सट्रैक्ट किए हुए मटेरियल को एकदम मीट की तरह अरेंज कर देते हैं और इससे एकदम मीट जैसा ही टेस्ट और टेक्सचर आता है। लैब मीट और लैब बीफ काफी पॉपुलर हो रहे हैं और मार्केट और रेस्टोरेंट में बड़ी आसानी से अवेलेबल हैं। आर्ट मीट का प्लान है कि वो अपना हॉर्स मीट रशिया और हंगरी के मार्केट में 2023 में लॉन्च करेगा, क्योंकि बाकी जगहों के कंपैरिजन में यहाँ हॉर्स मीट की डिमांड ज्यादा है।
लैब मीट की कीमत अभी तो काफी ज्यादा है, लेकिन कंपनी लगातार ये प्राइस कम करने की कोशिश कर रही है और एक हॉर्स बर्गर की कीमत को इसने $325 से $1 तक कर दिया है और 2027 तक उम्मीद है कि इसकी कीमत नॉर्मल मीट जितनी हो जाएगी। आर्ट मीट के पास प्रमोशन के लिए यही लाइन रहेगी कि उनके मीट के लिए एनिमल्स को नहीं मरना पड़ेगा। क्या आप नॉर्मल मीट को लैब ग्रोन मीट से रिप्लेस करेंगे? और क्या आपने कभी हॉर्स मीट खाया है? मुझे कमेंट करके बताएं। बीफी पिग्स, हम ऑलरेडी ग्लोइंग मीट और जाल बुनने वाली बकरी देख चुके हैं, लेकिन जीएमओ की लाइन में ये मोटे पिग्स सबसे आगे हैं। 2015 से ही साउथ कोरिया के साइंटिस्ट ये डबल मसल पिग्स बना रहे हैं। जनरली पिग्स में पाया जाने वाला मायोस्टेटिन जीन मसल सेल्स की ग्रोथ को रोकने में मदद करता है, लेकिन जब इससे छेड़खानी की जाती है तो इसके फंक्शन पर इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से मसल्स की रैपिड ग्रोथ होने लगती है। बायोलॉजिस्ट जिन सू किम ने इस जीन को टेलिन नाम की एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से डिसरप्ट कर दिया। इस टेक्निक में डीएनए कटिंग एंजाइम से मायोस्टेटिन जीन को कट और एडिट किया जाता है, फिर इस एडिटेड सेल को फर्टिलाइज्ड एग में इंसर्ट कर दिया जाता है और उसका रिजल्ट एनिमल्स ऐसे लगने लगते हैं जैसे कि वो जिम जाते हों, जिसकी वजह से ज्यादा क्वांटिटी में मीट प्रोड्यूस हो पाता है। अब हो सकता है कि आपको बहुत ही टेस्टी लगे पर बहुत ही बुरा भी लग सकता है। खैर जो भी हो, साउथ कोरिया के रिसर्चर्स का प्लान इसे चाइना के मार्केट में बेचने का है, क्योंकि वहां पोर्क की डिमांड बाकी जगहों से ज्यादा है। ये पिग्स ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ है या नहीं, इसकी रिसर्च अभी भी हो रही है, लेकिन अगर आपको डबल मसल मीट पसंद है तो आप बेल्जियन ब्लू काउ को कंसीडर कर सकते हैं। जैसे पिग्स के साथ किया गया वैसे इन गायों की भी मसल ग्रोथ को डिसरप्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से ये डबल मीट बनने लगा। डिफरेंस बस ये है कि इनमें म्यूटेशन ज्यादा नेचुरल है और जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जगह सिलेक्टिव ब्रीडिंग की गई है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस 6 फीट 4 इंच और 220 पाउंड के बर्ली बोविन निकल्स को देखकर ऐसा लगता है कि नेचर को हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया, पर इनको काटने के लिए अब ब्रास टैंक की जरूरत पड़ेगी। क्या आप ऐसे अल्ट्रा मीट को पसंद करेंगे? मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। नेचर के फ्रूट फ्रीक्स, इन व्हाइट स्ट्रॉबेरीज को देखकर डाउट मत पड़ जाइएगा। अपने लुक के बावजूद ये पकी हुई हैं और फ्लोरिडा में तोड़ी जाने के लिए एकदम तैयार भी हैं। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो हैं पाइन बेरी, वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज को क्रॉस पोलोनाइज करने का रिजल्ट। ये एकदम नॉर्मल स्ट्रॉबेरीज की तरह हैं, बस क्रॉस ब्रीड की वजह से इनका कलर डिफरेंट है। सभी स्ट्रॉबेरीज शुरू में व्हाइट कलर की होती हैं, बाद में एंथोक्यानिन प्रोटीन के पिगमेंटेशन की वजह से पकने के बाद वो रेड हो जाती हैं। पाइन बेरीज में एंथोक्यानिन बहुत ही कम होता है और इसी वजह से ये स्ट्रॉबेरीज पूरी व्हाइट कलर की होती हैं। और भी बहुत सारे अजीब शेप के फ्रूट्स हैं, जैसे कि ये फ्रीकिश फ्रैंकबेरी। ये एकदम ऐसे लगते हैं जैसे इसे कई बार कॉपी पेस्ट कर दिया हो। ऐसे डिफॉर्म्ड स्ट्रोब्स को फेसिएटेड या कॉक्सकॉम स्ट्रॉबेरीज कहते हैं। प्लांट्स की वो सेल्स जो फ्रूट्स प्रोड्यूस करती हैं वही इनके ऑर्गेनाइज पैटर्न के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, लेकिन कई बार ठंडे मौसम या बैक्टीरिया की वजह से इस पर असर होता है और इसलिए कुछ फ्रूट ज्यादा लंबे हो जाते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये भी खाने में उतनी टेस्टी होते हैं जितनी बाकी सब में होते हैं। अब इस मेलन को ही देख लीजिए, ऐसे अजीब से शेप के फ्रूट जापान में होते हैं और यहाँ कोई जीन मॉडिफिकेशन भी नहीं किया गया है। वाटरमेलन तो पेड़ पर ही लगे होते हैं, पर इसके आसपास स्क्वायर या हार्ट शेप का मोल्ड लगा दिया जाता है, जिससे कि ये उसका शेप ले लें। यही केस इन क्यूट पियर्स का है, जिन्हें चाइना में लाफिंग गॉड ऑफ फॉर्च्यून के प्लास्टिक मोल्ड में रखा गया। तो अगर आपको अजीब फ्रूट्स पसंद हैं या फिर आपको लगता है कि आपके एप्पल्स का दूसरा शेप होना चाहिए, तो अभी ही अपने फ्रूट्स को मोल्ड में उगाना शुरू कर दीजिए भाई, और फ्रूट्स को खाना मजेदार बनाइए। एप्पल एनिग्मास, अगर आपको क्यूब शेप के एप्पल भी बोरिंग लग रहे हैं तो आपके लिए हाजिर है ये पिंक पर्ल एप्पल। ये बहुत ही सुंदर है ना? इसके लिए हमें कैलिफोर्निया के किसान अल्बर्ट एटर को थैंक्स बोलना चाहिए। इन्होंने 1944 में पिंक पर्ल को ग्रो किया था। वो एक एप्पल की क्वालिटीज लेकर उसे पूरा रेड कलर का बनाना चाहते थे और इसको नाम दिया गया सरप्राइज्ड एप्पल। ये रेड कलर का एंथोक्यानिन नाम के केमिकल की वजह से है। उन्होंने दूसरी वैरायटी के साथ एप्पल को क्रॉस पॉलिनाइज किया और फाइनली उनको ये रेड फ्लैश्ड एप्पल मिला और इसकी स्किन गोल्ड थी। एटर का क्रिएशन वास्तव में सरप्राइज जैसा ही है। एक और इंसान है जिसे रेड फ्रूट से कुछ खास लगाव है और वो है स्विस फ्रूट फार्मर मार्क्स कोबेल्ट। इन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल एप्पल को हार्ट का कलर और शेप देने में लगा दी। उन्होंने रॉयल गाला और ब्राइबन एप्पल को कुछ और वैरायटीज के साथ क्रॉस पॉलिनाइज किया, पर इसका रिजल्ट देखना अभी भी बाकी है और कोबेल को मिले ज्यादा रेड फ्रूट जैसे पहले कभी किसी ने ना देखे होंगे। पर इन फ्रूट्स का प्राइस बहुत ज्यादा है और इसका रीजन है पॉलीफिनोल्स, एक ऐसा कंपाउंड जो डार्क रेड फ्रूट्स में मिलता है और इसमें नॉर्मल एप्पल से 13 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और इसकी वजह से ये नॉर्मल एप्पल से ज्यादा हेल्दी है और इसे काटने के बाद भी इसका कलर सेम रहता है। मतलब काटने के बाद भी ये ब्राउन होने में बहुत टाइम लेते हैं। कोबेल के फ्रूट सिर्फ एप्पल नहीं है, बल्कि ये सुंदर पिंक हेल्थ की पिक्चर है। द मिस्टीरियस लाइम लो,
2020 में ब्रिटिश सुपरमार्केट में मार्क एंड स्पेंसर्स ने लिमिटेड एडिशन लाइम लो इंट्रोड्यूस किया। उनकी मार्केटिंग लाइन कुछ इस तरह से थी, क्या ये लाइम है, क्या ये लेमन है, नहीं ये लाइम लो है। लेकिन क्या ये स्ट्रेंज क्रिएशन वास्तव में दो ही अलग फ्रूट्स का फ्यूजन था? इस क्रिएशन की अपीयरेंस एकदम ऐसी थी जैसे एक खट्टे फ्रूट और वाटरमेलन को फ्यूज कर दिया हो। हमने इस वीडियो में कितने सारे एक्सपेरिमेंट को देख लिया, तो ये इमेजिन करना बड़ा आसान होगा कि कैसे डॉक्टर फ्रैंकेस्टाइन ने दो अलग पेड़ों के डीएनए को मिलाया होगा। सैडली ऐसा दिखता है जैसे कि लाइम के स्किन में मेलन हो, लेकिन ये फालतू है जिसे मार्क एंड स्पेंसर ने न्यू इन्वेंटेड फ्रूट की तरह बेचा। वो असल में मिसलीडिंग था। हाँ, आधा सच, ये सच में मेलन था, लेकिन लाइम का इसमें सिर्फ टेस्ट ही था और यहाँ पर कोई डीएनए एक्सचेंज नहीं हुआ था। इन सब की वजह से कस्टमर्स कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये क्या है। बाद में सुपरमार्केट की सोशल मीडिया टीम को कंफर्म करना पड़ा कि उनका कोई भी प्रोडक्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, लेकिन बिना किसी जीन टेक्निक के मेलन में लाइम का टेस्ट आया कैसे? वेल, सिलेक्टिव ब्रीडिंग और टेस्ट टेस्टर्स की मदद से ये बिल्कुल पॉसिबल है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद फार्मर्स और ज्यादा क्रॉस पोलिनाइजेशन करने लगे और ऐसा बहुत टाइम करने के बाद लाइम की एक नई वैरायटी सामने आ गई। पर अगर आपको इस लाइम लो ने फैसिनेट नहीं किया तो ये देखिए, येलो वाटरमेलन। जी हाँ, ये एकदम असली है। ये नेचुरल म्यूटेशन की वजह से बनते हैं और अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। ओफो, इन सब हाइब्रिड फूड आइटम्स को देखने के बाद लगता है कि मुझे एक नॉर्मल एप्पल खाकर अपना दिमाग सही करना पड़ेगा। तो इन सब फूड आइटम्स में से किसने आपकी भूख बढ़ा दी और किसने आपकी भूख घटा दी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, हमेशा की तरह देखने के लिए शुक्रिया।